विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का साधारण शब्दों में यह अर्थ है कि वह प्रक्रिया जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, साथ ही पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का केंद्र विकसित करती है। यह वह प्रक्रिया है जो में जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक जैसी अनेक भावनाओं को समाप्त करके राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत करती है। सन 1947 के 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद दो बातों पर सभी की सहमति थी। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में सरकार गरीब कमजोरों का खास ख्याल रखेगी। भारत को आजादी तो मिली, परंतु बंटवारे के साथ, जिसके कारण त्रासदी देखनी पड़ी। आजाद को इन्हीं परिस्थितियों में बहुविध लक्ष्यों को हासिल करना था। राष्ट्र निर्माण की मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। एकता और अखंडता को बनाए रखना, दूसरा लोकतंत्र को कायम रखना, तीसरा समानता के आधार पर सबका विकास करना। एकता और अखंडता को बनाए रखना, विविधताओं के साथ सारे समाज को एक सूत्र में बांध कर रखना। भारत अपने आकार और विविधता के किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली, संस्कृति तथा अलग अलग धार्मिक अनुयायी वाले लोग रहते थे। ऐसा माना जा रहा था कि कोई देश इतनी विविधता के साथ ज्यादा दिन एकजुट नहीं रह पाएगा। मन में प्रश्न था कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या भारत एकजुट की ही बात करेगा? क्या बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्षेत्रीय अखंडता को हासिल कैसे किया जाए? लोकतंत्र को कायम करना लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संविधान जरूरी होता है। साथ ही चुनाव में राजनीतिक मुकाबले भी होते हैं। संविधान के अनुसार नियम और कायदे व्यवहार में लागू करना भी जरूरी होता है। समानता के आधार पर सबका विकास करना, सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का निर्माण करने की थी। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। 14 और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया के एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए
अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का घोर विरोध किया। उसके बावजूद शासन ने पाकिस्तान की मांग मान ली। विभाजन प्रक्रिया, जिस भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता था, उसे भारत और पाकिस्तान दो देशों में बांट दिया गया। साथ ही इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। फिर भी दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। मुसलमान बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। उनकी आवाज को अनदेखी कर दिया और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इनके जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाए। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक बंटवारे की सीमा का फैसला नहीं हो पाया था। अभी तक लोगों को यह पता ही नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। यह समस्या विकट रूप धारण करने लगी। इस घटना से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी और जल्दी ही हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता बचा था कि वह अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही करना पड़ता था। विभाजन के परिणाम, इतनी बड़ी आबादी का आकस्मिक स्थानांतरण अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। लोगों को बेरहमी से मारा गया और लूटा गया। महिलाओं को अगवा कर बलात्कार किया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और शादी की। खुद परिवार के लोगों ने अपने ही कुल इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हो गए, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए और अमृतसर और कोलकाता शहर सांप्रदायिक दंगों के अखाड़े में तब्दील हो गए। लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था कि महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब दिल के दो टुकड़े हो जाना था। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्ति ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो तक पड़ोसी की तरह रह रहे थे, अब वह हिंसक अलगाव का शिकार हो गए थे। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। साथ साथ रहते आए दो समुदाय का एक हिंसक और भयानक विभाजन हुआ। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। 1951 के समय भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारतीय सरकार अपने मुसलमान नागरिक तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पहले ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हित भी जुड़े थे। भारत सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान नागरिक का दर्जा देने के पक्ष में थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम कर रहे थे, वही सिद्धांत इस कठिनाई के समय लोगों को एक सूत्र में पिरोने में नाकामयाब रहे। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान दोनों को हिंसा करने से रोका। गांधी जी की मौजूदगी के कारण हालात कुछ हद तक सुधर गए और आजादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव से मनाया। परंतु हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और तब गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए थे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी। गांधी जी दिल से चाहते थे मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। गांधी जी को लग रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर पा रही। सांप्रदायिक दंगों को शांति के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए। परिणाम स्वरूप दंगे शांत होने लगे। हिंदूवादी लोग चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, वैसे ही हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बने। कट्टर हिंदूवादियों ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अथक प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज हुए कि 30 जनवरी 1948 के दिन अति हिंदूवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का मानना था कि भारत को किसी हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से न्याय और
ने आंदोलन शुरू कर दिया था। हैदराबाद इसी आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति